हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम आप लोगों के समक्ष फिजिक्स लेकर आया हूँ, क्लास 12 का। आज हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले तो हम साइंस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि साइंस का एक पार्ट आपका फिजिक्स है। आज हम पहले जानेंगे साइंस के बारे में। साइंस के जनक कौन है, साइंस किस शब्द से लिया गया है, उसका अर्थ क्या होता है, साइंस के कितने पार्ट हैं। आइए आज हम इसके बारे में जानेंगे। साइंस जिसे हम विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान। साइंस आपका ग्रीक शब्द के साइंसिया शब्द से लिया गया है। साइंस आपका ग्रीक शब्द के साइंसिया शब्द से लिया गया है। साइंसिया शब्द से लिया गया है। साइंसिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ होता है दोस्तों जानना। और साइंस के जनक, आइए देखते हैं। साइंस के जनक, जिसे हम साइंस के पिता बोलते हैं, साइंस के जनक गैलीलियो हैं। गैलीलियो। इसके बाद आइए हम आगे देखते हैं। साइंस के कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। साइंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। साइंस को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका आ जाता है फिजिक्स। फिजिक्स जिसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। भौतिक विज्ञान। दूसरा आपका आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसे रसायन विज्ञान बोलते हैं। रसायन विज्ञान बोलते हैं। तीसरा आपका आ जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं। फिजिक्स जो है ये ग्रीक शब्द के फ्यूजिस शब्द से लिया गया है। फिजिक्स आपका ग्रीक शब्द के फ्यूजिस शब्द से लिया गया है। फ्यूजिस जिसका अर्थ होता है नेचर। जिसका अर्थ नेचर, प्रकृति जिसे बोलते हैं, प्रकृति। इसके बाद केमिस्ट्री आ जाता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान आपका कीमिया शब्द से लिया गया है। कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी। इसके बाद आ जाता है आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ये आपका 2 चीजों से मिलकर बना है। बायोज और आपका लोगोज। लोगोज। बायोज का मतलब होता है आपका सजीव। बायोज का मतलब आपका सजीव। लोगोस का मतलब आपको होता है अध्ययन। अध्ययन जिसमें आपका बायोलॉजी में, इसमें क्या होता है, जीव का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवों का, सजीव का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, यानी कि सजीव का अध्ययन ही किया जाता है इसमें आपका। इसके बाद आ जाते हैं हम फिजिक्स केमिस्ट्री
और बायोलॉजी। इनके आइए हम इसके बाद इनके जनक को देखते हैं। फिजिक्स के जनक फिजिक्स के जनक फिजिक्स के जनक न्यूटन हैं। फिजिक्स के जनक न्यूटन हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के जनक लेवोसिए हैं। लेवोसिए इसके बाद आ जाता है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जनक अरस्तु। तो आइए हम एक बार फिर से जान लेते हैं साइंस, जिसे हम विज्ञान बोलते हैं। ये आपका ग्रीक शब्द के साइंसीय शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। और साइंस के जनक गैलीलियो है। उसके बाद आपका साइंस 3 पार्ट में विभाजित किया गया है: फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान। उसके बाद आपका जो फिजिक्स है ये ग्रीक शब्द के फ्यूजिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर प्रकृति, और इनके जनक न्यूटन हैं। उसके बाद आपका आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है काली है, इसीलिए काली मिट्टी होता है। उसके बाद इसके जनक लेवोसिए हैं। फिर आ जाता है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी दो चीजों से मिलकर बना है, बायोज और आपका लोगोज। बायोज का मतलब होता है सजीव, लोगोज का मतलब होता है आपका अध्ययन, यानी कि सजीव, इसमें क्या होता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। और इनके जनक कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके बाद आ जाता है आपका, आते हैं फिजिक्स आपका क्लास 12 की ओर। आ जाता है आपका फिजिक्स। भौतिक विज्ञान। क्योंकि हम भौतिक विज्ञान ही पढ़ाने वाले थे, साइंस के बारे में बता दिए। अब आ जाते हैं भौतिक विज्ञान। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा भौतिक विज्ञान की परिभाषा। भौतिक विज्ञान की परिभाषा जान लेते हैं, डिफिनेशन जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम चैप्टर पर आते हैं, क्योंकि हम अगर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स की डिफिनेशन भी हमें पता होना चाहिए। पूछ भी लेते हैं कि फिजिक्स डिफिनेशन बताइए, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। यहाँ हम डालेंगे भौतिक विज्ञान। लिखेंगे भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है।
का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। जैसे इसमें मेन पॉइंट क्या है? प्रकृति एवं प्राकृतिक। प्रकृति मतलब आपका ब्रह्मांड, संसार आपका पूरा, ये ब्रह्मांड। प्रकृति मतलब आपका ब्रह्मांड पूरा, और प्राकृतिक का मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी आपकी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे आपका भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो इसी का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। वही बताया गया है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक, आ जाते हैं अब आगे हम। इसके बाद अब इसमें हम आ जाते हैं चैप्टर पर। आपका पहला यूनिट है, पहला यूनिट आपका इकाई 1 आपका। इकाई 1 आपका स्थिर वैद्युतिकी है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हिंदी में आपका स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। तो आइए हम जान लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। आइए हेडिंग डालते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक हिंदी में आपका स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी डिफिनेशन देखते हैं। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुणधर्म तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुणधर्म तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है।
तो इसमें आपका मेन पॉइंट क्या है स्थिर वैद्युत में, इसमें आपका क्या किया जाता है स्थिर, इसमें आपका जो आवेश रहता है वो स्थिर रहता है, यानी कि स्थिर आवेश के गुणधर्म तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उससे हम क्या कहेंगे स्थिर वैद्युत की। ठीक, मेन पॉइंट आपका क्या है स्थिर आवेश, तो स्थिर आवेश के गुणधर्म एवं उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम स्थिर वैद्युत की। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद आपका ये तो आपका यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक था, इसके अंतर्गत आपका पहला चैप्टर आता है, इसके अंतर्गत आपका पहला चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र ये आपका पहला चैप्टर है, यूनिट 1 का पहला चैप्टर आपका वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है। तो इसमें आपका आवेश के बारे में जानकारी दी जाएंगी। सबसे पहले हम आवेश के बारे में जानेंगे, आवेश क्या है, आवेश की खोज किसने की, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। आइए देखते हैं, तो हम हेडिंग डालते हैं आवेश की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति। आवेश की उत्पत्ति जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चार्ज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चार्ज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें हम जानेंगे कि आवेश की खोज किसने की, आवेश की खोज कैसे हुई। तो आइए हम इसके पॉइंट में देखेंगे। हम यहाँ पहला पॉइंट डाल लेंगे, हम ऐसे पॉइंट डालकर लिखते चलेंगे। तो पहला पॉइंट में हम लिखेंगे सर्वप्रथम थेल्स नामक दार्शनिक ने अंबर नामक पदार्थ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ा और यह पाया कि अंबर नामक पदार्थ पर कागज के छोटे छोटे
के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित करने का गुण पाया। आकर्षित करने का गुण पाया। तो सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या किया, एक अंबर नामक पदार्थ लिया और रेशम के कपड़े पर रगड़ा। तो इन्होंने अंबर नामक पदार्थ में यह पाया कि अंबर नामक पदार्थ में कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित करने का गुण पाया उस अंबर नामक पदार्थ में। जैसे जब हम छोटे थे, स्कूल जाया करते थे, तब क्या करते थे, जैसे हम पेन को पीछे बाल में रगड़ कर क्या करते थे, जमीन में जो धूल मिट्टी रहती है उससे क्या करते थे, इस पेन की यानी कि पेन रगड़ते थे तो पेन की ओर आकर्षित होता था ना, उसे हम उठाते थे पेन से। वही आपको इसमें बताया गया है कि सर्वप्रथम थेल्स नामक दार्शनिक ने अंबर नामक पदार्थ को रेशम के टुकड़े या रेशम के कपड़े पर रगड़ा। तो उसने यह पाया कि अंबर नामक पदार्थ में कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित करने का गुण पाया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे हम, थेल्स नामक वैज्ञानिक के बाद फिर गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक आए। अगले पॉइंट में हम लिखेंगे गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक। गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया कि यह गुण केवल अंबर नामक पदार्थ में नहीं बल्कि शीशे की या कांच की छड़ एवं प्लास्टिक आदि में भी यह गुण पाया। आदि में भी यह गुण पाया। उसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे। पदार्थों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के पश्चात ही पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के पश्चात ही उसमें यह गुण उत्पन्न होता है। यह गुण उत्पन्न होता है या कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे
जब किसी पदार्थ में किसी पदार्थ में उपरोक्त गुण उत्पन्न हो जाता है तो यह कहा जाता है कि यह वस्तु वैद्युतमय हो गई है। आइए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्वप्रथम थेल्स वैज्ञानिक आए थे तो उन्होंने बताए थे कि जब हम अंबर नामक पदार्थ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो अंबर नामक पदार्थ में कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसके बाद फिर गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह गुण केवल अंबर नामक पदार्थ में ही नहीं बल्कि कांच की छड़ तथा प्लास्टिक आदि में भी यह गुण उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आपका है, पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के पश्चात ही उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित करने का गुण आ जाता है। मतलब आपका जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में जाते हैं। तब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में जाते हैं। जब एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में जाते हैं तभी यह गुण उत्पन्न होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका है, जब किसी पदार्थ में उपरोक्त गुण उत्पन्न हो जाता है तो यह कहा जाता है कि यह वस्तु वैद्युतमय हो गई है। मतलब ये जो आपको बताया गया है, जब ये सभी गुण किसी पदार्थ में ये सभी गुण उत्पन्न हो जाते हैं तभी यह कहा जाता है कि यह वस्तु वैद्युतमय हो गई है। ठीक, उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका किसी पदार्थ का वैद्युतमय होना ही आवेश कहलाता है। तो यहां से आपका आवेश की परिभाषा निकल कर आती है। आवेश किसे कहते हैं? तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी पदार्थ का वैद्युतमय होना ही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। उसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे, वैद्युतमय की घटना केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संपन्न होती है। प्रोटॉनों के द्वारा नहीं। इसके आगे हम अगला पॉइंट लिखेंगे, किस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर
निकलकर किस पदार्थ में जाएगा या उसकी परमाणु संरचना पर निर्भर करता है, या उसकी परमाणु संरचना पर निर्भर करता है। उसके बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे, आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। आइए हम फिर देख लेते हैं। तो आपको कहा गया है किसी पदार्थ का वैद्युत में होना ही आवेश कहलाता है। ये आपकी आवेश की परिभाषा निकल कर आती है। आवेश की परिभाषा पूछी जाती है तो ये बता सकते हैं आप। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आपका है, वैद्युतमय की घटना केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संपन्न होती है, प्रोटॉनों के द्वारा नहीं। ये जो वैद्युतमय घटना है ये केवल आपका इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संपन्न होती है। ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है किस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पदार्थ में जाएगा, यह उस पदार्थ के परमाणु संरचना पर निर्भर करती है। ठीक। उसके बाद फिर आ जाता है आपका अगला पॉइंट, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। ठीक। जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, उसके बाद फिर फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक है, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने यह स्पष्ट किया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका धनावेशित आवेश। दूसरा आ जाता है आपका ऋणावेशित आवेश। तो आइए हम पहला पार्ट लिख लेते हैं, धनावेशित आवेश। धनावेशित आवेश किसे कहते हैं?
जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसे धनावेशित कहते हैं। दूसरा आपका आ जाता है ऋणावेशित आवेश। ऋणावेशित आवेश, इसमें क्या लिखेंगे हम? जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उसे ऋणावेशित कहते हैं। देख लेते हैं फिर से। फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित आवेश, ऋणावेशित। धनावेशित आवेश किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसे धनावेशित कहते हैं। ऋणावेशित, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उसे ऋणावेशित कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम लिखेंगे अगला पॉइंट आपका है समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इसके बाद आवेश के बारे में खत्म करते हैं। फिर आ जाता है आपका आवेश के मात्रा। इसके बाद आ जाता है आपका आवेश के मात्रा, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आवेश की मात्रा पर आते हैं। फिर हम आवेश की मात्रा के बारे में बात करते हैं, नोट करिए। आइए हम आवेश की मात्रा की ओर चलते हैं। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे आवेश का मात्रक, आवेश
का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे हम, पॉइंट में करके लिखेंगे। अगला पॉइंट है आपका सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। उसके बाद आ जाता है आपका एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ESU, जिसे हम ESU को फुल नेम आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ESU होता है। और अगला पॉइंट आपका एक EMU बराबर 3 × 10⁻10 EMU होता है। EMU होता है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। अगला पॉइंट हम लिख लें, आवेश का मात्रक एम्पियर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, आइए एक बार फिर से समझाते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। उसके बाद सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ESU। ESU का फुल नेम होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसके बाद फिर आपका एक EMU बराबर 3 × 10⁻10 EMU। आवेश का मात्रक स्टैटिक एम्पियर सेकेंड होता है। नोट करिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट लिखेंगे, आवेश का बड़ा मात्रक फैरेड होता है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट हम लिखेंगे, एक फैरेड बराबर 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम होता है। उसके बाद फिर आ जाता है अगला पॉइंट, एक
कूलाम में लगभग 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है। एक कूलाम में लगभग 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है। उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं। किसी पदार्थ पर 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट आपका है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की निम्नलिखित तीन विधियां हैं। निम्नलिखित 3 विधियां हैं। इतना नोट करिए। उसके बाद हम ऊपर बताते हैं निम्नलिखित 3 विधियां कौन कौन सी हैं। एक बार समझ लीजिए। आवेश का बड़ा मात्रक फैरेड होता है। एक फैरेड बराबर 96,500 कूलाम होता है। किसी पदार्थ पर 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता होती है। अगला पॉइंट है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। नोट करिए। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित 3 विधियां हैं। नंबर 1 आपका है चालन विधि। दूसरा है आपका घर्षण विधि। तीसरा है आपका प्रेरण विधि। तो आइए देख लेते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। नंबर 1 चालन विधि, नंबर 2 घर्षण विधि, नंबर 3 प्रेरण विधि। आइए इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। किसी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न करने की
3 विधियां हैं। नंबर 1 आपका घर्षण विधि है। नंबर 1 आपका घर्षण विधि। दूसरा आपका प्रेरण विधि। तीसरा आपका चालन विधि है। चालन विधि। तो इसमें क्या समझा है? किसी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न करने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। नंबर 1 घर्षण विधि, नंबर 2 प्रेरण विधि, नंबर 3 आपका चालन विधि। ठीक, इसके आगे फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।